हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डे 9 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में। स्टूडेंट एक एवरेज बच्चा होगा, वीक होगा या टॉपर होगा, ये निर्धारित करता है उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल। वो अपने 24 घंटे के समय को किस तरीके से प्लान करता है, किस तरीके से मैनेज करता है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करता है। आज उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए एक और समस्या के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आइडियल टाइम टेबल कैसे बनाएं। कैसे बनाएं एक ऐसा टाइम टेबल जिसे फॉलो कर सकें। ऐसा टाइम टेबल को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से टाइम टेबल बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। द फर्स्ट वन विल बी 5 गोल्डन रूल्स ऑफ आइडियल टाइम टेबल। सेकेंड इज 4 phase division technique. Third will be energy cycle method. Fourth is ideal study break ratio and fifth will be ideal timetable. तो इस पूरे वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम टेबल मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं इन 60 दिनों में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 5 गोल्डन रूल्स ऑफ आइडियल टाइम टेबल। पहला रूल है बेटा कि आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हर बच्चे का रूटीन अलग अलग होता है, हर बच्चे के एक्टिविटीज़ अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपके रूटीन को फॉलो करने में मदद करे। दूसरी बात, अगर आप किसी टॉपर बच्चे के टाइम टेबल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे फॉलो न कर पाएँ और आप डीमोटिवेट हो जाएं। इसीलिए अपने पढ़ने की कैपेसिटी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, ना कि किसी दोस्त को देखकर टाइम टेबल कॉपी करना चाहिए। दूसरी बात है प्रायोरिटाइज कोर सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है या कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट है जिसे मुझे फ्रेश माइंड से पढ़ना है। और आप जब भी टाइम टेबल बनाएं तो हमेशा कोर सब्जेक्ट्स को ऊपर रखें, कोर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें और उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा और आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम होती चले जाएगी, वैसे वैसे आपको लाइटर सब्जेक्ट्स उठाने हैं, लाइटर एक्टिविटीज़ करनी है। इसीलिए कोर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे ज़्यादा समय आप उस कोर सब्जेक्ट्स को दीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जिसमें आपको समय ज़्यादा लगता है। तीसरा है कीप 1 hour बफर स्लॉट डेली फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बच्चा ऐसा टाइट शेड्यूल बना लेता है कि उसके पास कुछ भी बफर के लिए नहीं होता है। बफर का मतलब क्या है? देखिए, हर एक बच्चे के दिन में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं जो उसे न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। जैसे मम्मी मान लीजिए आपको कुछ सामान लाने के लिए कह देती है, आपके घर में आप घर में हैं और आपके अलावा घर में और कोई नहीं है, तो आपको कुछ सामान लेने जाना पड़ सकता है, आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो कम से कम 1 घंटे का बफर स्लॉट आप रखिए ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। इसके बाद है आप अपने दिन के टाइम टेबल में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ज़रूर समय निकालें। कैसा होना चाहिए टाइम टेबल, वो मैं आपको आखिरी पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। 5वां है मेक बैलेंस्ड टाइम टेबल। देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि पूरे दिन भर में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि उनको बाकी एक्टिविटीज़ करने का कोई समय ही नहीं मिलता है। बाकी एक्टिविटीज़ में आपका मेन इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। देखिए, पढ़ाई मतलब जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो पूरा ब्रेन का खेल है। आप ब्रेन को जब तक के न्यूट्रिशन नहीं देंगे, ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अपने बॉडी को फिट नहीं रखेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्टडी इज़ फिजिकल, मेंटल एज वेल एज इमोशनल गेम। अगर आप अपने बॉडी को
फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं देते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को मेडिटेशन और एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इन सब टेक्निक्स की मदद से एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए टाइम टेबल आप जब भी बनाएं तो आप अपने न्यूट्रिशन, अपने एक्सरसाइज, अपने मेडिटेशन के लिए भी समय निकालें अलॉन्ग विद द स्टडी। तो जब आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की तरफ बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं 4 फेज़ डिवीजन टेक्निक की। इस के अंतर्गत हम समझेंगे कि आप कैसे अपने पूरे दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपको अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहला सुबह का समय 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का, दोपहर का समय 11 से 4, शाम का समय 5 से 9 और रात का समय 9 बजे से 10 बजे तक। देखिए, सुबह जब व्यक्ति रात की नींद लेकर उठता है तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, उसको सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। इसीलिए सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का जो समय होता है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि ये हाई फोकस जोन होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा लगता हो। दूसरा, जब हम दोपहर की बात करते हैं, लगभग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, तो हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, लो फोकस जोन में हम आ जाते हैं। इस वजह से इस समय ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता ना हो। जैसे आप लेक्चर देख सकते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें आपको लिखना हो या सिर्फ सुनना हो, आपको बहुत कुछ दिमाग न लगाना हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवनिंग का जो समय है 5 बजे से 9 बजे तक का, इसमें आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। चूँकि आप दोपहर को नैप लेकर फ्रेश माइंड से शाम को उठ सकते हैं, तो आपका वो जो समय है इसमें अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ये समय काफ़ी बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ होगा। यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत लो होता है, क्योंकि हम दिन के एक ऐसे फेज़ में हैं जब हम थोड़ा सा नैप लेके अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी या किसी भी प्रकार की एनर्जेटिक चीज़ से हम अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो शाम का समय भी एक मॉडरेट फोकस जोन में आता है। रात का जो समय होता है 9 बजे से 10 बजे तक का, ये एक ऐसा समय होना चाहिए जब आप अपने अगले दिन की प्लानिंग में लगाएं, जब आप इस दिन को क्लोज़ कर रहे हों। दिन को क्लोज़ करने का मतलब होता है कि आप पूरे दिन भर में किए जाने वाली एक्टिविटीज़ को जर्नल के माध्यम से नोट डाउन कर सकते हैं कि आज मैंने दिन में क्या अच्छी बातें की, आज मेरे दिन में क्या क्या अनप्रोडक्टिव चीज़ें हों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे लॉग बुक पॉइंट पे डिस्कशन किया था। जब आप अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही रात को कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, उसे पता होता है कि अगले दिन क्या क्या चीज़ें करनी है। और आप देखेंगे जैसे ही आप एडवांस प्लानिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अगला दिन काफ़ी प्रोडक्टिव होता चला जाएगा। तो पिछले वीडियो में जो मैंने लॉग बुक वाली बात कही थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा बेटा, इन सब चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी साइकिल की। पिछले वीडियो में भी मैंने इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था प्राइम टाइम आवर्स में। देखिए, एनर्जी साइकिल का क्या मतलब होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो सन के हिसाब से चलती है। जैसे जैसे सनराइज से सनसेट होता चला जाता है, इस पूरे प्रोसेस में हमारी एनर्जी भी कहीं ना कहीं डाउन होते चली जाती है। तो जब आप एनर्जी साइकिल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी लेवल ट्रैक करनी है 7 दिन तक कि आपका एनर्जी लेवल किस समय सबसे हाई होता है, उसके बाद कहाँ पे आप मॉडरेटली वर्क करते हैं और कहाँ पे लो होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप दिन भर में अपने एनर्जी लेवल को ट्रैक कीजिए कि कब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कब थोड़ा लो महसूस करते हैं और कब मॉडरेट एनर्जी फेज़ में होते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने एनर्जी को वाइजली यूज़ करना आ जाएगा। मतलब ये कि जब आप हाई एनर्जी फेज़ में होंगे तो आप हाई फोकस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लो एनर्जी में आप लाइटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और मॉडरेट एनर्जी फेज़ में आप रिविजन कर सकते हैं या एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि
आइडियल स्टडी ब्रेक रेशियो क्या होना चाहिए। जब मैंने आपको स्ट्रेटजी सेशन बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को कंटिन्यू 10 किलोमीटर तक भगाया जाए तो वो कभी भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी रेस पूरी नहीं कर पाएगा। उसे समय समय पे ब्रेक ज़रूरी है, पानी पीने का समय, रुकने का समय, कुछ सोचने का समय। रेस के दौरान नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। तो स्टडी ब्रेक रेशियो क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है 50-10 रूल। मतलब ये कि आप एट अ स्ट्रेच 50 मिनट तक पढ़िए और 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप 50 मिनट तक पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे खासे अमाउंट में भी पढ़ाई कर पाएंगे और आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं उसके बाद। बट चूँकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छा होता है, जो लगातार कुछ घंटों तक पढ़ सकते हैं, उनके लिए एक और रूल है जो है 90-20 रूल। मतलब आप 90 मिनट तक एक साथ एट अ स्ट्रेच पढ़िए बिना ब्रेक के और उसके बाद सीधा 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि है 25-5 का रूल। मतलब ये कि आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और चौथी बार 25 मिनट और 5 मिनट के ब्रेक चौथी बार जब आप 25 मिनट की पढ़ाई करेंगे उसके बाद एक आप लंबा ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे का या 15 मिनट का, जैसी आपकी इच्छा। देखिए इससे होगा क्या, चूँकि आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में जीते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम एक एक्टिविटी को करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं। चूँकि शॉर्ट्स और रील्स ने हमारी आदत इतनी ज़्यादा बिगाड़ दी है कि हम किसी भी एक एक्टिविटी पे लंबे समय तक कंसंट्रेशन होकर काम नहीं कर सकते। जब आप अपने दिमाग को बहलाएंगे, फुसलाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें ज़्यादा देर तक एक काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 25 मिनट तक एक काम करना और उसके बाद हम तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ऐसे जब आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी और उसे भी लगेगा कि हाँ यार सिर्फ 25 मिनट ही तो मेहनत कर रही है, उसके बाद तो मुझे ब्रेक मिलेगा ही ना। तो ऐसे आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके बेहतर ढंग से अपने स्टडी को लाइन अप कर सकते हैं। अब आप जब ब्रेक ले रहे हैं, चाहे आप 50-10 के अंतर्गत ले रहे हो, 90-20 के अंतर्गत हो या 25-5 रूल के अंतर्गत अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, तो क्या करें ब्रेक के दौरान। तो देखिए कभी भी आपको ब्रेक के दौरान अपने मोबाइल को टच नहीं करना है। आप चाहे तो वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, पानी पी सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई भी फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं। हालांकि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसके बाद आप ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ मतलब आप मुंह धोकर आइए और आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि आपकी आँखों को आराम देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट है आइडियल टाइम टेबल। अब हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी, चाहे गोल्डन रूल पढ़ा हो, चाहे एनर्जी लेवल के बारे में देखा हो, अब हम जानेंगे कि कैसे हम एक आइडियल टाइम टेबल बना सकते हैं। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है ये एक जनरलाइज्ड टाइम टेबल है। इसमें मैंने सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है, जैसे स्टडी टाइम का स्लॉट क्या होना चाहिए, सुबह उठने का समय क्या होना चाहिए, रात को सोने का समय क्या होना चाहिए, उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कुछ दिन पहले जो 60 डेज़ वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे आप डेली टारगेट सेट कर सकते हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट करना है, जो भी बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं। अगली वीडियो ग्रुप 2 की आएगी जिसमें मैं बात करूंगा कि अगर कोई बच्चा चाहे तो ग्रुप 2 कैसे इतने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जो भी उसके पास 50 दिन का समय अभी भी बचा है। ठीक है बेटा, तो चलिए आइडियल टाइम टेबल को देख लेते हैं किस तरीके का टाइम टेबल है। देखिए सबसे पहला, अगर आप 5 बजे सुबह उठ जाते हैं तो 5 से 5:30 बजे तक आप सुबह उठ के फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। 30 मिनट का ड्यूरेशन आप इसमें टोटल डिवोट कीजिए। 5:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए। जो आपका पहला स्टडी स्लॉट होना चाहिए वो होना चाहिए 5:30 बजे से 9:30 बजे तक का। ये 5:30 से 9:30 बजे में आप वो 50-10 का रूल, 90-20 का रूल, 25-5 का रूल अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप 5:30 बजे से 9:30 बजे तक का आपका पहला स्लॉट जो है वो 4 घंटे का होगा।
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सुबह पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सुबह पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। इसके बाद 9:30 से 10:30 बजे तक आप ब्रेकफास्ट के लिए या कोई भी दूसरी एक्टिविटी के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। अगला जो स्टडी स्लॉट होगा वो होगा 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे का समय। अब इसमें भी आप सेम रूल्स अप्लाई करेंगे। एट अ स्ट्रेच 2 घंटे में आपको नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ। इसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक आप लंच कीजिए और रेस्ट ले लीजिए, नैप ले लीजिए। सोइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार सो गए लंबे समय तक तो आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगी। इसीलिए 15 से 20 मिनट का जो नैप होता है वो सबसे आइडियल नैप होता है री एनर्जाइज होने के लिए। इसके बाद आता है स्टडी स्लॉट नंबर 3, 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ये जो 3 घंटे का समय है, इसमें आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, इसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे का जो समय है, ये स्टडी आवर्स 3 घंटे का मिल जाएगा आपको। 4:30 से 5:30 बजे तक आप टी ब्रेक ले सकते हैं। 5:30 बजे से आपका फिर से एक मॉडरेट फोकस जोन्स शुरू होता है, जिसमें आप स्टडी स्लॉट 4 रख सकते हैं। 5:30 बजे से 9:30 बजे तक आप टोटल 4 घंटे का यहाँ पे समय मिलता है। इस 4 घंटे के समय में आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, पूरे दिन भर में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें करनी है। तो 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से आप 4 स्टडी स्लॉट अगर आप बना लेते हैं यूजिंग 90-10 रूल, 50-10 रूल, 90-20 रूल, 25-5 रूल, या एक और रूल है 45-15 रूल, जो मैं पर्सनली अपने लिए फॉलो करता था। मैं 45 मिनट एट अ स्ट्रेच पढ़ पाता था, उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं पढ़ पाता था। तो मैं 45 मिनट हाई कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था और 15 मिनट का ब्रेक लेता था, क्योंकि मुझे 25 मिनट काफ़ी कम लगता था पढ़ने के लिए भी, और 5 मिनट का ब्रेक भी मुझे कम लगता था। तो मैं ज़्यादातर 45-15 का रूल फॉलो करता था। उस रूल को फॉलो करते हुए भी आप ये 4 स्टडी स्लॉट में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं विदाउट ब्रेक टोटल स्टडी आवर्स को काउंट करूँ, तो आपके टोटल स्टडी आवर्स होते हैं बेटा 13 घंटे के। लेकिन इफ़ेक्टिवली आप जब ब्रेक लेंगे बीच बीच में, तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 11 घंटे आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी होगी, ठीक है। इसके बाद 7 घंटे का समय आप सोने में बिताएंगे। 10 बजे से लेके 5 बजे तक 9:30 बजे से 10 बजे तक आप प्लानिंग कर सकते हैं अगले दिन का, और 10 बजे से 5 बजे तक आप सो जाइए। मतलब ये कि जो स्लीप का समय है ये बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजेबल होना चाहिए, मतलब इस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। रात को आप 10 बजे सो जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, और फिर ये पूरा स्टडीज रूटीन आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जो 7 घंटे की आइडियल नींद होनी चाहिए वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, आप एनर्जेटिक भी फील कर पाएंगे, और आप साथ ही साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा समय दे पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने 24 घंटे के समय को कितना बेहतरीन और ब्यूटीफुली प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर निर्धारित होता है कि आप एक टॉपर होंगे, एवरेज होंगे या वीक होंगे। अगर आप आइडियली इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें बातें जो दी गई हैं उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सो गाइज़, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मैक स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी जो भी परेशानियां हैं। मैं इस पर ज़रूर वर्क करूंगा और आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया।